स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म फीलिंग्स। इससे पहले हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में जाना था, और जाना था लास्ट में हमने कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज ने ग्रीक और जुलाई रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो हर जगह लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट कर रहे थे अलग अलग तरीके से। जैसे एक उसमें से था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या था कि जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कल्चरल मूवमेंट्स करते थे। कल्चरल मूवमेंट्स में जो है वो आर्ट और म्यूज़िक के जरिए लोगों के अंदर जो है अपने नेशन के लिए सेंटिमेंट्स क्रिएट करवाते थे। ठीक है, मतलब ऐसे सॉन्ग्स बनाकर, ऐसे म्यूज़िक्स और ऐसे आर्ट पिक्चर्स बनाकर जो है वो लोगों की तरफ को जो है अपनी कंट्री के लिए अट्रैक्ट करते थे कि आपको जो है अपने नेशन के लिए लड़ना है, अपने कॉमन कल्चर, अपने कॉमन ट्रेडिशन के लिए लड़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती थी जिससे लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो क्रिएट की जाए। जैसे एक और जर्मन फिलोसफर थे जोहान गॉटफ्राइड, जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए फोक सॉन्ग, डांस जो है ये सारी चीज़ें लोगों के बीच बीच में जो है वो क्रिएट करते थे। मतलब ऐसे सॉन्ग्स जो हैं कुछ लोगों के साथ मिलकर वो लोगों के सामने बैठकर गाते थे, और डांस जो है वो क्रिएट किए जाते थे ताकि लोगों को जो है अपनी यूनिटी के बारे में पता चले। ठीक है, कि हम सब मिलकर जो है इनके अगेंस्ट में, मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। ठीक है, अपने नेशन को एक मतलब डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें लड़ना चाहिए। ये फीलिंग उनके अंदर क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो जो अगर हम देखें 18th सेंचुरी के एंड में जो कंट्रीज़ बहुत पावरफुल थी वो कौन सी थी? रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ वीना में रशिया ने जो है पोलैंड को जो है अपने अंडर कर लिया था। तो उसके बाद उन्होंने किया क्या, जो पॉलिश लैंग्वेज थी, मतलब पोलैंड में जो पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी उसको, उस लैंग्वेज को हटा के वहाँ पर जो है रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अपनी पावर को शो करने के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिससे जो है लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए कि हमारा ही पावर है, हम जो कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा, ऐसा डर लोगों के अंदर क्रिएट करने की बहुत कोशिश की गई ताकि लोग अपना मुंह बंद रखें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे 1830 में जो है इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया। वो कैसे आया? पॉपुलेशन जो है यूरोप की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, माइग्रेशन होने लगा, रूरल एरिया से लोग जो है अर्बन एरिया आने लगे, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगा, पॉवर्टी इंक्रीज़ होने लगी, फूड प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि क्रॉप फेलियर होने लगा। मशीन्स जो थे वो इंग्लैंड से आने लगे। ठीक है, मशीन मेड गुड्स जो है, क्योंकि इंग्लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा उस वक्त नाम था उसका मशीन्स बनाने में, तो मशीन्स जो थे वो इंग्लैंड से आने लगे। तो जो नॉर्मल वर्कर्स थे उनके पास काम नहीं बचा। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड कंट्री थी वो थी पेरिस। ठीक है, वो तो मतलब सड़क पे आ गई थी, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, बिल्कुल सब खत्म हो गई थी इकोनॉमी उनकी। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या, जो लुइस फिलिपी को हेड बनाया गया था उसको जो है वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है भाई, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और चेंजेस लाए गए। कुछ चेंजेस थे, जैसे राइट टू वोट एंड वर्क। ठीक है, मतलब वोट का अधिकार दिया गया और वर्क का अधिकार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था। वो चाहते थे कि जो, जैसे उन्होंने लुइस फिलिपी को वहाँ से हटाया, ठीक है, जिस तरीके से हटा दिया, तो उसके बाद जो जिसको भी वो लेकर आए उन्होंने जो है वो चेंजेस क्रिएट किए कि हमें जो है वोट का अधिकार दो और काम का अधिकार दो। तो ये चेंजेस लाए गए। अब देखो हुआ क्या, काम तो मिलने लगा लोगों को, लेकिन 1845 में फिर एक चेंज आया। जैसे वीवर्स जो थे, एक रिवॉल्ट उन्होंने स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, वो जो थे पेमेंट नहीं देते थे वीवर्स को, और देते भी थे तो बहुत कम देते थे। ठीक है, तो और वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा करवाते थे। इसीलिए जो है वीवर्स ने उनके अगेंस्ट में जो है रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। तो 4 जून 1849 में जो है वीवर्स का जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, जब उन्हें दिखा कि वीवर्स जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो वो कंट्री को छोड़कर भाग गए। लेकिन हुआ क्या, वीवर्स के साथ ही गलत हुआ। कैसे? पुलिस ने जब देखा कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने वीवर्स के खिलाफ ही जो है हल्ला बोल दिया और फायर करवा दिया। किसके खिलाफ? वीवर्स के खिलाफ, जिसकी वजह से 11 वीवर्स जो है वो मर गए। ठीक है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी इस प्रोटेस्ट के
व्याप में। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो वहीं पे एंड हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट जो थे वो चल रहे थे। ठीक है, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, कभी रूलर्स के खिलाफ, कभी हेड के खिलाफ। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे रेवोल्यूशन जो है छोटे छोटे, अगर हम देखें तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस थे। जैसे उसमें से एक था 1848। अभी हमने देखा 1830 से लेकर 1848 तक जो था रेवोल्यूशन पीरियड था। तो ये 1848 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, जिसको लेड कौन कर रहा था, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो थे वो इसको लेड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो क्यों लेड कर रहे थे, क्योंकि वो एजुकेटेड थे। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारी कंट्री लिबरल हो, तो इसीलिए जो है उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। और वो क्या चाहते थे, नेशन स्टेट्स जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। साथ ही साथ वो क्या चाहते थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते थे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस चाहते थे। ठीक है, मतलब लोग जो है वो अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एसोसिएशन बना सकें, प्रेस मतलब मीडिया जो है वो फ्री हो, और साथ ही साथ उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये सब डिमांड थी किसकी, मिडिल क्लास लोगों की, जो रेवोल्यूशंस कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये रेवोल्यूशन जो है अपना वो क्या कह सकते हैं, कलर फॉर्म कर रहा था। किस तरीके से, जो जर्मन रीजन था, जर्मन रीजन पॉलिटिकल एसोसिएशन था, वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स का था। ठीक है, तो उन्होंने जो है डिसाइड किया कि हम ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट देंगे। और हुआ क्या, ये ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जो थी वो जीत गई। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो थे वो कौन सी क्लास के मेंबर्स थे, मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। तो 1848 में जो है 831 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर जो थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। अब देखो, मिडिल क्लास को जो है जो चाहिए था वो तो मिल गया उन्हें। ठीक है, अब बात रही पीजेंट्रीज की। हमने दो तीन सोसाइटीज़ की बात की थी ना, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री, और बाद में जो फॉर्म हुई थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। तो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी उसने तो अपना पोजीशन गेन कर लिया रेवोल्यूशन से, और वर्कर्स को और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे उनसे कहा कि एक बार हमें जो है वोट दे दो, हम जो है आपको आपकी जगह वापस दे देंगे, हम आपको काम देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपके लिए फ्रीडम लेकर आएंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। ठीक है, और जर्मन नेशनल पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जो है अपना अपना जो है एक पार्टी फॉर्म कर लिया, और वो जीत भी गए। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो है अब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हो गए, तो वो डोमिनेंट हो गए। डोमिनेंट कैसे हो गए, कि अब उन्हें लगा कि अब तो हमारा ही राज है, अब सारा जो है पार्लियामेंट में ज़्यादातर मेंबर्स मिडिल क्लास के ही हैं, तो अब हमारा ही राज है, तो अब हम जो कहेंगे वो होगा। तो एक तरीके से दोबारा से मोनार्की जो है वो स्टेब्लिश वो करना चाहते थे, कि अब जो मिडिल क्लास के लोग कहेंगे ही होगा, जो मिडिल क्लास चाहेगा वही होगा। तो उन्होंने जो है वर्कर्स की डिमांड और आर्टिशियंस की डिमांड को जो है फुलफिल नहीं किया, जिससे वो गुस्से में आ गए बहुत ज़्यादा। और दोबारा से क्या हुआ कि मिडिल क्लास को भी जो है गवर्नमेंट से हटा दिया गया। ठीक है, तो जितना भी मेहनत किया था इन लोगों ने, सब में पानी फिर गया। ठीक है, तो वही दोबारा से जो है मोनार्की सिस्टम आ गई, और जो मतलब ट्रूप्स थे, मतलब जो वहाँ की आर्मी थी, उन्होंने जो है ये नेशनल पार्टी जो थी इसको भी ख़त्म कर दिया, और मोनार्की सिस्टम फिर से आ गई। लेकिन जब मोनार्की सिस्टम आई तो वो लोग समझ गए कि अब हम जो है ज़्यादा इन पे फोर्सफुली कुछ नहीं कर पा सकते, हमें कुछ चेंजेस जो है वो लानी पड़ेंगे। तो मोनार्की सिस्टम में भी क्या क्या चेंजेस आए, चेंजेस वर मेड। फर्स्ट था, सर्वडम और बॉन्डेड लेबर जो थे उनको ख़त्म किया गया। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे जिनके यहाँ पे जो है लेबर्स काम करते थे, उनको जो है ख़त्म किया गया। ठीक है, मतलब अब जो है लेबर्स जो है वो अपना काम कर सकते हैं, अपने लैंड पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है खुद की गवर्नमेंट हुई, मतलब जो गवर्नमेंट बनाई गई वो लोगों की सहमति से वहाँ पे बनाई गई। ठीक है, तो कुछ चेंजेस भी आए। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा नेशनलिज्म फीलिंग के बारे में, और हमने जाना कि किस तरीके से जो है रेवोल्यूशनरीज लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारे इसमें फिलोसफर्स थे और रेवोल्यूशनरीज इन्वॉल्व थे, लेकिन जो है किस तरीके से जो पावरफुल कंट्रीज़ थी वो अपना पावर्स भी शो कर रही थी। और बहुत सारे हमने देखा कि इकोनॉमिक हार्डशिप भी आया। देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से चेंजेस आए। मिडिल क्लास वालों ने जो है अपना जो है रूल स्टैब्लिश किया, लेकिन वो भी जो है सत्ता में आने के बाद, आई मीन गवर्नमेंट बनाने के बाद जो है वो भी जो है उसी तरीके से बिहेव करने लगे, जिसके बाद दोबारा से जो है मोनार्की सिस्टम आई। और बट मोनार्की सिस्टम ने कुछ जो है चेंजेस हुए, जिसकी वजह से वर्कर्स को कुछ हेल्प मिली। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिफिकेशंस की। ठीक है, किस तरीके से धीरे धीरे जो है कंट्रीज डेमोक्रेटिक होना स्टार्ट हुई, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो
इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।